गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास +1 का 5th चैप्टर पढ़ रहे हैं, यायावर साम्राज्य, जिसमें अभी तक हमने चंगेज़ खान के जीवन, उसकी सफलताओं, उसकी विजयों, जिनमें कराखिता, चीन और ख्वारिज़म शाह के विरुद्ध जो अभियान थे उसके बारे में हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने मंगोल साम्राज्य की किस प्रकार से स्थापना हुई, पूरा एसुजेई से लेकर चंगेज़ खान तक का जो इतिहास था उसमें हमने पढ़ा कि किन विकट परिस्थितियों में चंगेज़ खान ने एक समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना की। इसके अतिरिक्त मुगल प्रशासन प्रबंध, जिसमें नागरिक प्रशासन प्रबंध और सैनिक प्रशासन प्रबंध था, उसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। हमने पढ़ा कि सैनिक प्रशासन प्रबंध इतना अच्छा था मुगल साम्राज्य का कि वो एक बहुत सुदृढ़ और विशाल साम्राज्य की स्थापना कर पाए उस सेना की सहायता से। भूमि के, पृथ्वी पर जितनी भूमि है उसके 22% भाग पर अकेले चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारियों का अधिकार रहा है। तो सेना सुदृढ़ थी, शक्तिशाली थी, जिसके कारण कि यायावर जो मुगल साम्राज्य था वो बहुत ही विस्तृत और विशाल बना। आज के जो हमारे सब टॉपिक रहेंगे, इसमें हम चंगेज खान की सफलता के कारण, चंगेज खान की सफलता के कारण के बाद चंगेज खान अलोकप्रियता के क्या कारण थे। अब ये सही है कि चंगेज खान ने अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध लड़े और उसमें विजय प्राप्त की, लेकिन फिर भी वो एक अलोकप्रिय शासक, एक अलोकप्रिय सम्राट साबित हुआ, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। मुगल समाज किस प्रकार का भोजन खाते थे, धार्मिक प्रबंध कैसा था उनका, और मृतक संस्कार किस प्रकार से करते थे, ये आज के हमारे सब टॉपिक्स रहेंगे, जिसको कि हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं चंगेज खान की सफलता के कारण। हमने पढ़ा कि 1206 ईस्वी में कुरुलताई, जो प्रतिष्ठित मुगल सरदारों की एक सभा थी, उसने 1206 ईस्वी में तेमुजिन को चंगेज खान की उपाधि से सम्मानित किया और चंगेज खान ने 1227 ईस्वी तक शासन किया। लगभग 20-21 वर्षों में चंगेज खान ने बहुत विशाल साम्राज्य की स्थापना कर ली। हमने पढ़ा कि किस प्रकार से चीन, कराखिता, रूस का बहुत सारा क्षेत्र जिसमें सम्मिलित है, और उसके बाद ख्वारिज़म जो कि बहुत स्प्रेड था मध्य एशिया में, उस सब को उसने अपने अधिकार में कर लिया, अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। तो क्या ऐसे कारण थे जिसके कारण कि वो सफल रहा? सबसे पहले महान सेनापति। हमने ये बात पढ़ी है इंट्रोडक्शन में कि जब वो जंगल में चले गए थे, उसके चाचा ने, हलूका खान ने उनको निकाल दिया था, तो जंगल में उसने प्रैक्टिस की और वहीं से पता लग गया था कि एक महान योद्धा था। 20 वर्ष की उम्र में उसने बहुत सारे कबीलों को जीत लिया था, और उसकी महानता इस बात से थी कि उसने बहुत कम समय पे जो जितने भी कबीले थे उनको मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। शक्तिशाली सेना, मैंने पहले भी बात की कि सेना का जो एडमिनिस्ट्रेशन था मुगल साम्राज्य में वो बहुत अच्छा था। सेना को प्रशिक्षण दिया जाता था, सेना को वेतन बड़ा अच्छा दिया जाता था। इसके अलावा चंगेज खान ने तो ऐसा कर दिया था कि जो भी माल लूटा जाएगा लड़ाइयों में, युद्धों में, उसको सैनिकों में भी बांटा जाएगा, जिसके कारण कि सैनिक बड़ी डेडिकेशन से चंगेज खान के लिए लड़ते थे। इसके अलावा चंगेज खान की सेना के लिए जो नियम थे बहुत कठिन थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कुछ कॉजेज थे जिसके कारण कि उसकी सेना बहुत शक्तिशाली हो गई। इसके अलावा घुड़सवार सेना बहुत सुदृढ़ थी। जासूसी विभाग बहुत अच्छा था चंगेज खान का। जो युद्ध, मान लो किसी अगर देश के ऊपर युद्ध करते, उससे पहले उसकी जासूस जो थे वहां पहुंच जाते थे, और पूरा जो प्लानिंग होती थी दूसरे राजा की, उसको पता करके फिर अपने शासक को बताते, चंगेज खान को बताते थे। और एक बड़ा कारण रहता था कि चंगेज खान को विजय प्राप्त होती रहती थी। तीसरा जो मनोवैज्ञानिक युद्ध, जैसा कि मैंने पहले बताया, आगे भी हम पढ़ेंगे कि लोकप्रिय एक शासक रहा, क्योंकि वो बहुत खून खराबा करता था। मतलब युद्ध के पश्चात बहुत विनाश करता था, बहुत ज़्यादा लोगों को मारता था, जिसके कारण कि जो लोग उसके बारे में सुनते थे वो कांपते थे। तो एक मनोवैज्ञानिक, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पहले पड़ जाता था कि यार चंगेज खान
युद्ध कर रहा है तो विनाश होगा। तो इसलिए बहुत सारे राजा तो ऐसे ही अपना जो है वो छोड़ देते थे, अपनी बैटल फील्ड को वो छोड़ देते थे या फिर डर जाते थे। शीत युद्ध में अभियान मैक्सिमम जो टाइम वो युद्ध करता था वो सर्दियों के दिनों में करता था। उसका कारण ये रहता है कि इस दौरान जो नदी नाले थे वो उफान पे नहीं होते थे, या जो नदियाँ होती थी वो उसमें फ्लो बहुत कम होता था, जिसके कारण उन्हें पार करना या उनको क्रॉस करना बहुत बड़ा आसान होता था। एक कारण ये भी रहता है कि नहीं तो मैक्सिमम टाइम क्या होता था कि जो शासक बरसात में या गर्मियों में लड़ाइयाँ करते थे वो नदी नालों में जो है बहुत सारे सैनिक अपने गवा देते थे। ये तो थे उसकी सफलता के कारण, जिसमें हमने पढ़ा कि उसकी सेना बड़ी अच्छी थी, वो स्वयं एक बहुत अच्छा सेनापति था, मनोवैज्ञानिक युद्ध वो लड़ता था, शीत ऋतु में वो अभियान करता, जासूसी विभाग उसका बहुत बढ़िया था। इसके अलावा एक और यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, कुरुलताई। कुरुलताई बहुत इम्पोर्टेंट प्ले करती थी चंगेज खान के युद्धों में, क्योंकि वो प्लानिंग इस तरीके से कर लेते थे, जो एक प्रतिष्ठित सरदारों की सभा थी कि किस तरीके से युद्ध करना है, कब युद्ध करना है, कितने सैनिक जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो कुरुलताई का भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है चंगेज खान की सफलता में। अब बात करते हैं कि अलोकप्रिय क्यों हुआ वो। यहाँ पे लोकप्रिय मैंने लिखा है, इसको अलोकप्रिय कर, तो मैंने इसको इसको मैं लिख लेता हूँ अलोकप्रियता, लोकप्रियता की जगह अलोकप्रियता ही आप लोगों ने इसको समझना है। अलोकप्रियता कि वो लोगों में बहुत प्रिय नहीं था, बहुत बदनाम था। तो क्या उसके कारण थे? उसका सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था कि इसमें कोई डाउट नहीं कि एक महान और वीर सेनापति था, लेकिन कुछ वो ऐसे काम करता कि युद्धों के दौरान भव्य जो नगर थे उनका विनाश कर देता था, बड़ी संख्या में खेतों को जला देता था, अनाज को नष्ट कर देता था, जिसके कारण लोग बहुत दुखी रहते थे उससे, और आक्रमण के दौरान व्यापार को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता था। इन युद्धों के दौरान लाखों लोगों ने अपने प्राण गंवाए, जिसके कारण कि चंगेज़ खान एक अलोकप्रिय शासक बनकर सामने आया। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको समझ लेना है कि ये लोकप्रियता की जगह अलोकप्रिय वो शासक रहा है। ठीक है, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान करता था, फसलें तबाह कर देता था, और इसके अलावा मंदिरों को तोड़ता था, नगरों को तबाह कर देता था, बहुत सारे लोगों को मार डालता था। ये वो कारण थे जिसके कारण कि चंगेज़ खान एक अलोकप्रिय शासक बनकर दुनिया के सामने प्रस्तुत हुआ। नेक्स्ट हमारा इसमें है मंगोल सामाजिक व्यवस्था। मंगोल सामाजिक, अब हम चंगेज़ खान का तो हमारा हो गया, लेकिन अब बात करते हैं मंगोलों के सामाजिक प्रबंध की कि समाज किस प्रकार का था। तो समाज की जो मूल इकाई थी वो परिवार ही थी। हालांकि वो कबीलों में थे, लेकिन अब कबीलों में एक बहुत बड़े साम्राज्य का निर्माण हो चुका था, लेकिन परिवार जो समाज की मूल इकाई थी वो परिवार थी, और परिवार पितृसत्तात्मक होते थे, मतलब कि घर का सबसे बड़ा जो व्यक्ति होता था वो घर का मुखिया होता था, जो सभी लोग उसकी आज्ञा का पालन करते थे। और ऐसा माना जाता है कि मंगोल ये मानते थे कि पुत्र का होना परिवार में बहुत आवश्यक था। उसमें समाज उस समय समाज में बहु विवाह प्रथा प्रचलित थी। विवाह ये एक जरूरी कॉन्सेप्ट है, इसको समझना है आपने। विवाह परिवार अथवा कबीले में करने पर कड़ा प्रतिबंध था, मतलब कि एक कबीले के लोग अपने कबीले में ही या अपने परिवार में ही शादी नहीं कर सकते थे। जिस तरीके से आज हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में ये प्रथा है कि एक गोत्र के लोग अपने ही गोत्र में जो है वो मैरिज नहीं करते हैं। ठीक है, वो दूसरे गोत्र में मैरिज कर, उसी प्रकार मंगोल भी अपने कबीले में मैरिज नहीं करते थे, ना ही अपने परिवार में मैरिज करते थे। तो उन्हें दूसरे कबीलों से जो है वो मैरिज करनी होती थी। हमने देखा कि एसुजेई ने अलग कबीले में मैरिज की थी, बाद में तेमुजिन का विवाह बोर्टे से, वो भी अलग कबीले के थे। तो एक ही कबीले के लोग आपस में मैरिज नहीं करते थे। तो या तो क्योंकि कबीले आपस में लड़ते रहते थे, इसलिए मैरिज भी बड़ा मुश्किल रहता था करना, इसलिए ज़्यादातर जो पुरुष थे वो भगाकर शादियां करते थे, जिसकी वजह से कि इन कबीलों में फिर लड़ाइयाँ होती थी आपस में। ठीक है, स्त्रियां समाज में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी उस समय, और
पति की मृत्यु के पश्चात वो अपने बच्चों तथा परिवार की संपत्ति की देखभाल करती थी। हमने देखा कि एसुजेई की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी ने अपने सभी बच्चों का पालन पोषण चाहे जंगल में ही किया, लेकिन अच्छे से किया। ठीक है, तो ये सामाजिक व्यवस्था थी मंगोल समाज की। हम बात करते हैं धार्मिक जीवन की, किस प्रकार का धार्मिक जीवन था। तो उनका जो मुख्य रूप से जिस देवता की पूजा करते उनको उसको टेंगरी कहते थे। हालांकि ये सूर्य देवता, इसका अर्थ सूर्य देवता है। सूर्य देवता की वो पूजा करते थे और सूर्य देवता को सर्वशक्तिमान वो मानते थे और उसे प्रसन्न करने के लिए बहुत जानवरों की बलियां देते थे। इसमें घोड़ों की बलियां बहुत प्रसिद्ध थी और वे पवित्र मतलब एक जो लोग होते थे, धार्मिक लोगों को जिन्हें सामन कहा जाता था, उनका विशेष वो सम्मान करते थे। पवित्र धार्मिक लोग होते थे जो उनकी धर्म में विश्वास है, उनको शामन कहा जाता था और उनका बड़ा सम्मान था मंगोल समाज में शामन का। ठीक है, चंगेज खान का विश्वास था कि परमात्मा ने मंगोलों को विशेष रूप से पृथ्वी पर शासन कर, वो मानता था कि परमात्मा ने उनको शासन करने के लिए भेजा, इसलिए अपने साम्राज्य का विस्तार पूरे विश्व में करना है, जिसके लिए वो धन्यवाद करता है परमात्मा का। लेकिन इसके अलावा भी मुगल शासकों की विशेषता थी कि वे सभी धर्मों, चाहे ईसाई था, मुस्लिम था, यहूदी था, बौद्ध थे, सबके प्रति उसने सहनशीलता की नीति अपनाई थी। ये नहीं था कि वो अगर सूर्य देवता की पूजा करते तो सबको कन्विंस करते थे, बल्कि इन सभी धर्मों के लोगों को वो रिस्पेक्ट करते थे। तो ये धार्मिक जीवन था। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि खाना किस प्रकार का ये लोग खाते थे। तो लाल खाद्य पदार्थ और सफ़ेद खाद्य, अगर सफ़ेद खाद्य पदार्थ की हम बात करते हैं, दूध की बात करते हैं ना, दूध से बनने वाले प्रोडक्ट चाहे घी है, दही है ना, उनको ये यूज़ करते थे। और दूसरा था, अच्छा, इसके लिए ये घोड़ी का दूध ज़्यादा पसंद करते थे। मतलब ये ज़्यादातर जो था वो घोड़ी का दूध उनका मुख्य स्रोत था भोजन का। आप देख सकते हो ये मंगोलिया प्रदेश की घोड़ी है जिससे कि दूध निकाला जा रहा है और उसका प्रयोग ये फिर बाद में करेंगे खाने के लिए। लाल खाद्य पदार्थ, इसमें मांस महत्वपूर्ण था और सर्दियों के दौरान मुख्य स्रोत इनका ये था। आमतौर पर उबला हुआ और जंगली लहसुन या प्याज के साथ परोसा जाता था ये जो मांस होता था। मंगोलों ने खरगोश, हिरण, जंगली सुअर और यहाँ तक कि गिलहरी और मर्म को भी, जैसे बहुत सारे जो जानवर थे उनका वो ये शिकार करते थे। और मंगोलों ने बर्फ़ मछली पकड़ने का भी अभ्यास किया। बर्फ़ में जो मछलियाँ होती हैं उनको पकड़ने का उन्होंने अभ्यास किया। ये मुख्य स्रोत थे मंगोलों के भोजन के। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मृतक संस्कार, इसमें हम पढ़ेंगे कि चंगेज़ खान या मंगोल जो लोग थे वो किस प्रकार से, यायावर लोग किस प्रकार से मृतक संस्कार करते थे। वे जो शब्द लिखा है यहाँ पे शब होगा, वे जो शब थे, शबों को ये लोग दफन करते थे जमीन में और उसके पश्चात ये ऐसा मानता था कि ये मृत्यु के पश्चात जन्म में विश्वास करते। उनका मानना था कि मनुष्य मरेगा, उसके बाद उसका जन्म होगा। ठीक है, रिवर्थ उसका होगा, फिर से वो जन्म लेगा। और इसलिए उसके सबके साथ ये जो चीज़ें उस व्यक्ति को पसंद होती थी, खाने पीने की वस्तुएं, बर्तन, धनी व्यक्ति के पास तो अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्तुएं, उसके घोड़े, उसके नौकरों को भी दबा दिया जाता था, है ना। तो ये कुछ ट्रेडिशनल अलग प्रकार की प्रथा इनकी रहती थी। और ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति मरता था वो मरने से पहले बता देता कि मुझे इस जगह जो है दफनाना है, तो जगह का चुनाव वो पहले ही कर लेता था। तो ये मृतक संस्कार रहे हैं मंगोल साम्राज्य के। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हालांकि अभी जो कॉन्सेप्ट एक बार फिर से रिकैप्चुलेट करूंगा मैं फटाफट से, आप लोगों ने इसको ध्यान से सुनना है। सबसे पहले हमने आज पढ़ा चंगेज़ खान की सफलता के कारण, कि क्या कारण थे जिसके कारण चंगेज़ खान को सफलता मिली। हमने पढ़ा कि बचपन से ही चंगेज़ खान ने एक बहुत ही कठिन जीवन व्यतीत किया था। तो हमने ये सारा पढ़ा कि किस प्रकार से उसने बहुत सारे कबीलों को पराजित किया, जो कबीले उस समय थे उनको पराजित करने के बाद उसने एक विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। ठीक है, तो उसमें हमने उसकी सफलता के कारण भी पढ़े। आज जो हमने पढ़ा कि महान सेनापति था, शक्तिशाली सेना थी उसके पास, जासूसी विभाग उसका बहुत परफेक्ट था,
जो उसको हर एक प्रकार की इंफॉर्मेशन देता था। तो इसके अलावा मनोवैज्ञानिक युद्धों के बारे में हमने पढ़ा। हालांकि यहाँ पे मैं थोड़ा सा इंक्लूड करना चाहता हूँ एक दो चीज़ें। चंगेज़ खान ने भारत के ऊपर भी आक्रमण करने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ की गर्मी उसे जो है पसंद नहीं है। लेकिन बाद में दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे, उनके शासनकाल में बहुत सारे जो मंगोल शासक थे बाद के, उन्होंने बहुत सारे आक्रमण किए। बलवन जो दिल्ली सल्तनत का एक सम्राट था, उसने इन आक्रमणों को रोकने के लिए कई जो है प्लानिंग की, और काफ़ी हद तक वो सफल भी रहा। लेकिन मंगोल बहुत खतरनाक प्रजाति के लोग थे। हालांकि भारत के किसी भी हिस्से को वो जीत नहीं पाए थे, क्योंकि वो आक्रमण करते थे, लूटते थे, चले जाते थे, आक्रमण करते थे, लूटते थे और चले जाते थे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने अपना एम्पायर एस्टेब्लिश नहीं किया। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं कि मंगोलों ने भारत पर भी आक्रमण किए। शीत ऋतु का में अभियान, एक कॉन्सेप्ट और इसमें हमने पढ़ा। अलोकप्रियता के कारणों की बात की हमने कि किस प्रकार से जो है वो बहुत सारा नुकसान करता था, इसलिए लोग उससे हमेशा जो है वो ज़्यादा पसंद उसको नहीं करते थे। सामाजिक व्यवस्था की बात की हमने। पितृसत्तात्मक समाज था, घर का मुखिया होता था पिता, जो निर्णय लेता था सभी परिवार के, और सभी उसकी आज्ञा का पालन भी करते थे। ठीक है, हालांकि पुत्र को उस समय ये मंगोल समाज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था। लेकिन स्त्रियों की स्थिति भी उस समय बहुत सुदृढ़ थी। ऐसा नहीं था कि स्त्रियों की स्थिति जो है वो सुदृढ़ नहीं थी। हालांकि बहु विवाह प्रथा समाज में प्रचलित थी मंगोलों के समय में। और एक बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट हमने आज पढ़ा कि ये अपने कबीलों में, अपने परिवार में जो है वो मैरिज नहीं कर सकते थे, बल्कि दूसरे कबीले की लड़कियों के साथ इन्हें मैरिज करनी होती थी। क्योंकि हमने पढ़ा कि कबीले आपस में लड़ते रहते थे, तो एक बड़ा कारण था कि वैसे तो शादी हो नहीं सकती थी, तो ये भगा के ले जाते थे। जब भगा के ले जाते फिर लड़ाइयाँ और होती थी। तो ये लड़ाकू जैसी एक जाति थी जो आपस में लड़ते रहते थे। बाद में जब एक साम्राज्य इन्होंने एस्टेब्लिश किया, तो उस लड़ाकूपन का इनको फ़ायदा मिला और इन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर लिया। हमने पढ़ा कि कहाँ कहाँ इनका साम्राज्य था। उसके बाद हमने धार्मिक जीवन की बारे में बात की कि सूर्य देवता को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे। इनका धर्म के बारे में इतिहासकारों में कन्फ्लिक्ट है। ये यहूदी धर्म के लोग भी नहीं थे, ना ही ये मुस्लिम थे। लेकिन बाद में इनके जो पूर्वज थे, इनके जो पूर्वज बाद में पूर्वज नहीं बोलेंगे हम उनको, उनके जो उत्तराधिकारी आगे हुए मंगोलों से, फिर मुगल जो है अपने आप को मंगोलों का उत्तराधिकारी मानते थे। ठीक है, तो वो तो मुस्लिम थे, लेकिन ये सूर्य देवता को प्रमुख मानते। तो इतिहासकारों में ये कन्फ्लिक्ट है कि ये किस जो है वो धर्म के थे। लेकिन जहाँ तक बात हम बाद के इनके उत्तराधिकारियों की करेंगे, या इनके जो वंश के लोग थे जिसमें मुगल थे, मुगल अपने आप को मंगोलों का ही के ही वंश से मानते हैं, तो वो तो मुस्लिम थे, है ना। तो इस प्रकार से, लेकिन फिर भी ये सभी धर्मों के लोगों को बहुत सारे जो है वो इम्पोर्टेंस देते हैं। सहनशीलता की नीति चंगेज़ खान और बहुत सारे मुगल शासकों ने अपनाई थी। हमने खाद्य पदार्थों की बात की। ज़्यादातर ये घोड़ी का दूध यूज़ करते थे। इसके अलावा नॉन वेज बहुत सारा ये लोग खाते थे। ठीक है, मृतक संस्कारों की हमने बात की, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार से ये लोग जो है वो रात्रि के समय ही मृतकों का संस्कार करते थे। हालांकि हम अगर हिंदू है तो हमें पता है कि रात्रि के समय अंतिम संस्कार करना हमारे धर्म में अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, लेकिन ये लोग रात्रि के समय ही मृतकों का संस्कार करते थे। और वे शवों को, यहाँ पे मैंने पहले भी किया था कि शव होगा यहाँ पे, वे शवों को ज़मीन में दफनाते थे, दफन करते थे, और ये मृत्यु के पश्चात जीवन में विश्वास करते थे। ठीक है, तो इसके अलावा जो भी चीज़ें जो व्यक्ति मरता था उसको पसंद रहती, उसको ये उसके साथ दबा देते थे। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है कि चंगेज़ खान की सफलता के क्या कारण थे, चंगेज़ खान के लोकप्रियता के क्या कारण थे, मुगल साम्राज्य के सामाजिक और धार्मिक जीवन का वर्णन करो, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों ने ये सही से कर लेना है। बाकी इसकी वर्कशीट मैंने भेज दी है, आप लोगों ने वो क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट करने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट अपने कर सकते हैं अगर आप इसमें कुछ एडिशन चाहते हो।
अगर आप ऐसा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करते रहेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।